सर पर टोकरी लिए काली चील जंगल में चश्मे बेच रही थी। चश्मे लो चश्मे, जादुई सुनहरी चश्मे। वो अपनी टोकरी लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। ए जंगल के मासूम पक्षियों, तुम कब तक थोड़े से अनाज के लिए सारा दिन धूप में भटकते रहोगे? मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा चमत्कारी चश्मा लाई हूँ, जिसे एक बार पहनोगे तो देखना तुम्हें कभी भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोजन खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। बस एक बार ये चश्मा पहनो और देखो, तुम्हारे कदमों के नीचे सोने और हीरे होंगे। बादल जी सुनिए, ये चील मुझे बहुत भली मालूम होती है। अगर ये चश्मा हमें मिल जाए तो हमें कभी काम नहीं करना पड़ेगा और हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। अरे वाह, ये चश्मा तो बहुत सुंदर है। ये चश्मा पहनकर मैं जंगल का सबसे हैंडसम तोता बन जाऊंगा। बबली, ये काला चश्मा मुझ जैसे चिट्टे कबूतर पर बहुत सुंदर लगेगा। मुझे भी एक चश्मा खरीद लेना चाहिए। रुको रुको दोस्तों, बिना मेहनत के मिलने वाली हर चीज धोखा होती है। ये काली चील हमारे जंगल की नहीं है, इस पर भरोसा मत करो। भला चील भी कभी पक्षियों का भला सोचती है। मुझे तो इस चश्मे की चमक में कुछ भयानक राज मालूम होता है। अरे छोटी चिड़िया, अगर तुम्हें चश्मा नहीं लेना तो ना लो, परंतु हमें मत रोको। दिल जी, ये चिड़िया चाहती ही नहीं कि हम इस जंगल के अमीर पक्षी बने। बिजली कभी चिड़िया की बात नहीं सुनती और वो चील के पास जाती है। काली चील जी, मुझे एक चश्मा दे दो। काली चील मुस्कुराते हुए वो चश्मा बिजली कपी को दे देती है। ये लो सुंदर कपी, ये चश्मा पहनो, इसमें तुम बहुत सुंदर लगोगी। ये चश्मा तुम्हें वो रास्ता दिखाएगा जहाँ जादुई फल लुकते हैं और तुम्हें इस जंगल का छुपा हुआ खजाना नजर आएगा। परंतु याद रखना, ये उतारना मत, वरना जादू खत्म हो जाएगा। बिजली कपी काली चील से वो चश्मा लेकर पहन लेती है। बादल जी, ओए बादल जी, मुझे तो हर पत्थर हीरा नजर आ रहा है और हर टहनी सोने की नजर आ रही है। चलो मेरे साथ, मुझे सामने घाटी की ओर सुनहरे फल दिखाई दे रहे हैं। परंतु बिजली, वो घाटी तो बहुत भयानक है, वहाँ अंधेरा बहुत है। चुप करो डरपोक कहीं के, मुझे सब साफ नजर आ रहा है। चलो मेरे पीछे पीछे। बिजली कपी चश्मे के जादू में अंधी होकर काली घाटी की ओर बादल को लेकर उड़ने लगती है। वो कपी जादू में इतना अंधा हो गए थे कि उन्हें नजर ही नहीं आया कि वो जंगल के सबसे भयानक इलाके में दाखिल हो चुके हैं। जादुई चश्मा उन्हें सोना दिखा रहा था, परंतु हकीकत में वो एक गहरी दलदल थी। बिजली कपी वो सुनहरी फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो वो दलदल में फंस जाती है। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करती है उतना ही दलदल में फंसती जाती है। बादल जी, मेरा पाँव तो इस सोने में डूब रहा है, परंतु ये सोना इतना नरम क्यों है? मुझे बचाओ, मैं नीचे जा रही हूँ। बिजली, चश्मा उतारो, ये सोना नहीं मट्टी है। बिजली कपी चश्मा उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो चश्मा बिजली कपी से चिपक गया था। वो तो उतर ही नहीं रहा था। बचाओ बचाओ, कोमल बहन हमें बचा लो। बादल कप्पा चिड़िया को मदद के लिए पुकारता है। तभी आसमान पर एक बिजली गरजती है और काली चील वहाँ आती है। मासूम पक्षियों, तुमने क्या सोचा था? मैंने ये चश्मा तुम्हें अमीर बनाने के लिए दिया था? नहीं, बल्कि तुम्हें अपना शिकार बनाने के लिए दिया था। अब तुम दोनों कव्वे मेरा शिकार हो और मेरी कैद में हो। दोस्तों, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बादल कप्पा मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। वो कभी जरूर किसी बड़ी मुसीबत में होंगे। चलो मेरे साथ, हमें उन्हें बचाना होगा। कोमल चिड़िया अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से उड़ती है। उसके पास परी माँ का दिया हुआ एक चिराग था। वो सब दोस्त काली घाटी पहुँच जाते हैं जहाँ बादल और बिजली दलदल में फंसे हुए थे और काली चील वहाँ बैठी हुई थी। अरे वाह, तुम सब तो बिना चश्मे के ही यहाँ पहुँच गए। अब तुम सब पक्षी भी मेरा शिकार बनोगे। काली चील, तेरा काला जादू इस रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकता। इन कव्वों को छोड़ दो।
अरे छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे धमकी दे रही है। मैं तुझे इस दलदल में फेंक दूंगी। ऐसा कहते हुए चील अपने काले पंखों से काला धुआं चिड़िया की ओर फेंकती है। तभी चिड़िया चिराग रोशन करती है। चिराग की रोशनी फैल जाती है और काला धुआं गायब हो जाता है। तभी कोमल चिड़िया उड़ती है और अपनी चोंच से बिजली कपी के चश्मे को उतार फेंकती है। ये क्या बादल जी, मैं तो दलदल में फंसी हुई हूँ। अब मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है। हम दोनों तो मौत के मुंह में थे। तोते भैया, कबूतर भैया, सब मिलकर चील पर हमला करो। जंगल के सभी पक्षी एक साथ मिलकर चील पर हमला करते हैं। चील अपनी हार देखकर चीखती है और वहाँ से भाग जाती है। कोमल बहन, तुम ठीक कहती थी। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैंने उस दुश्मन पर भरोसा किया जो हमारा शिकार करना चाहती थी। हाँ कोमल बहन, आज के बाद हम कभी लालच में नहीं आएंगे। मैं और बिजली मेहनत करेंगे। दोस्तों, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। धोखे का चश्मा हमेशा तबाही लाता है। फिर वो सभी पक्षी बिजली कपी और बादल कपी को लेकर वापस जंगल में लौट आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दुश्मन हमेशा सुंदर धोखा देकर हमला करता है। अकल और सच्चाई ही हमें हर जाल से बचा सकती है। रात के समय चीकू तोता अपने बेटे बबलू के साथ खेल रहा था। अरे बेटी जी, आप भी बच्चे के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। तोतों के पड़ोस में कौवा और कौवी रहते थे, जो हर समय पक्षियों से लड़ते रहते थे। बादल जी, जाओ, ये डंडा लेकर जाओ और चुप करवाओ उन्हें। मैं कब से जाग रही हूँ। मैंने कल भी तोते को बताया था कि उनके टैं की आवाज हमें सोने नहीं देती, मगर वो समझते ही नहीं। फिर बादल कौवा गुस्से में डंडा उठाता है और अपने घर से निकलकर तोतों के घर के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से डंडे मारने लगता है। निकलो निकलो बाहर। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है मोटी चोंच वाले कि रात को शोर मत किया करो। अरे पत्नी, ये इस समय कौन आ गया है? चीकू जी, आप अंदर ही रुकिए, मैं जाकर देखती हूँ। फिर चिंकी तोती दरवाजा खोलती है। अरे क्या हुआ बादल भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तुम सबके सर फाड़ दूंगा फिर ऊंची आवाज में टैं की तो। तभी चीकू तोता भी घर से बाहर आ जाता है। तब हम अपने घर में जो भी करें, तुम्हें इससे क्या? पति जी, आप घर के अंदर जाइए। फिर तोती अपने पति को घर भेज देती है। ठीक है कौवे भैया, आप जाओ, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम चुप कर जाते हैं। फिर बादल कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बादल जी, मारा भी है उन तोतों को कि ऐसे ही गुस्सा दिखाकर आ गए हो। उस तोती ने अपने पति को घर भेज दिया, वरना मैं तो एक डंडा लगाने ही वाला था। आज तो बच गए वो। अगर दोबारा उन्होंने ऐसा किया तो छोड़ना नहीं उन्हें। दूसरे दिन तोती नदी पर बैठी अपने पति से कहती है, पति जी, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे को लेकर। आपको तो पता है बबलू अभी बहुत छोटा है और वो कौवे हैं कि बहुत गुस्से वाले हैं। मुझे बहुत डर लगता है। अरे चिंकी, कुछ भी नहीं होगा, तुम डरो मत। बबलू के पिता, क्यों ना हम ये घर बेचकर चले जाएं, जहाँ ये काले कौवे ना हो। क्या चिंकी, उन काले कौवों से डरते हुए हम अपना घर बेच दें? मुझे बहुत डर लगता है। वो दोनों नदी पर बैठे ऐसे बातें कर रहे थे, तभी उनकी सारी बातें मानो चिड़िया भी सुन लेती है और वो उनके पास आती है। चिंकी बहन, आप परेशान नहीं हो, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। जब तोता और तोती नदी से वापस लौट कर आते हैं तो उनका बेटा बाहर बैठा रो रहा था। अरे बबलू बेटा, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? मम्मा, मैं खेल रहा था कि बिजली आंटी ने आकर मुझे जोर से डंडा मारा। देखा चीकू जी, मैंने कहा था ना कि हम कहीं और चले जाते हैं। ऐसे पड़ोसियों से मुझे बहुत डर लगता है। मैं अभी पूछ कर आता हूँ उस काली कौवी से। गुस्से में तोता कौवों के घर जाता है और वो कौवों के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। क्या हुआ मोटी चोंच वाले, क्यों जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हो? क्या दरवाजा तोड़ना है? अरे गंदी काली कौवी, तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? मैंने तेरे बेटे को कितनी बार कहा है कि पत्ते तोड़कर नीचे न फेंका करो।
जब भी हवा चलती है तो वो पत्ते सीधा मेरे पेड़ पर आ जाते हैं। तो ये कोई बात है छोटे से बच्चे को मारने की? तुम प्यार से मेरे बेटे को समझा देती। इतने में बादल कप्पा भी आ जाता है। क्या बात है? देखो पति जी, ये लड़ने आया है हमसे, कहता है कि मेरे बेटे को क्यों मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से लड़ो? मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा तोते को मारने लगता है। ये देखकर मम्मा तोती भागी भागी आती है। छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो। फिर कव्वे तोते को छोड़ देते हैं और मम्मा तोती अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है। बादल ये प्यार से समझने वाले नहीं है। तुम चिंता नहीं करो बिजली, मुझे डंडा चलाना भी आता है। चिंकी तुम ठीक ही कहती हो, हम यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा बेटा सुरक्षित नहीं है। तुम बबलू के पास बैठो, मैं अभी चिड़िया से मिलकर आता हूँ। फिर तोता चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। हाँ तोते भैया, आप उन कप्पों से रोज रोज नहीं लड़ सकते। अब कोई न कोई हल तो निकालना ही होगा। अगली सुबह मानो चिड़िया बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया डरो नहीं, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं तो अपने लिए कोई घर ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हारी नजर में कोई घर है? ये सुनते ही मानो चिड़िया को तोते का घर याद आता है और वो चील से कहती है, हाँ चील दी, घर तो है। वो घर तोतों का है, वो अपना घर बेचना चाहते हैं। तो चलो मुझे वो घर दिखा दो। फिर मानो चिड़िया चील को साथ लेकर तोतों के घर जाती है। ये घर तो बहुत सुंदर है, नया बना हुआ है, मगर तोतो तुम ये घर क्यों बेचना चाहते हो? चील दीदी, हमारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, वो हमेशा हमसे लड़ाई करते हैं। अच्छा, कौन रहता है तुम्हारे पड़ोस में? चील दी, कप्पे कप्पे रहते हैं तोते के पड़ोस में। वो बहुत जालिम है। तो चिड़िया बहन, शाम तक मैं अपना सामान लेकर आ जाऊंगी। ठीक है चील दी, आप शाम को आ जाइएगा। फिर चील वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, चील को कल बुला लेती, हमने अभी अपने लिए नया घर भी देखना है। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, मेरा घर है ना। शाम को ही चील यहाँ आ जाएगी और आप मेरे साथ मेरे घर चले जाना। सुबह होते ही हम सब मिलकर एक अच्छा सा घर ढूंढेंगे। शाम होते ही चील अपना सामान लेकर आ जाती है। वो तोतों को घर के पैसे देती है और तोते पैसे लेकर मानो चिड़िया के घर चले जाते हैं। फिर चील अपना सारा सामान घर में रखती है। घर तो अच्छा मिल गया, अब जरा म्यूजिक सुन लेती हूँ। चील ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा लेती है। बादल जी, ये तोतों को क्या हुआ है, इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक सुन रहे हैं? डंडा कहाँ है मेरा? मैं अभी इन्हें देखता हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर वो पति पत्नी डंडा लेकर चील के घर जाते हैं। अरे क्या हुआ कव्वो? अच्छा चील दी, तुम यहाँ कैसे? ये घर मैंने तोतों से खरीद लिया है और तुम ये डंडा लेकर यहाँ क्या करने आए हो? कुछ नहीं चील दी, हम पड़ोसी हैं आपके। अगर कोई काम हुआ तो बता देना। अब दफा हो जाओ यहाँ से, सारा मेरे म्यूजिक का मजा खराब कर दिया तुमने। कव्वे डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। रात हो जाती है। चील म्यूजिक की आवाज और भी तेज कर देती है। बादल, वो तोते तो हमसे भी 2 पंखों आगे निकले, चील को अपना घर बेच गए। बिजली, अब कर ही क्या सकते हैं, थोड़ी ना चील से मैं लड़ने जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि अब हमें अपना घर भी बेचकर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया अपने पेड़ के नीचे बैठी सफाई कर रही थी। तभी कोमल चिड़िया का पाँव किसी चीज से टकराता है। अरे ये क्या, लगता है यहाँ कुछ है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से मिट्टी हटाने लगती है। उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना रंग आलूद चिराग मिलता है। अरे ये क्या, ये तो कोई जादुई चिराग है और इस पर तो कुछ लिखा भी है। माँ जी जल्दी आइए, देखिए मुझे क्या मिला है। कोमल चिड़िया की आवाज सुनकर उसकी सास वहाँ आती है। क्या हुआ कोमल, क्यों इतना शोर मचा रही है? माँ जी देखिए ना, ये चिराग मुझे मिट्टी में से मिला है। ये तो किसी बादशाह के जमाने का चिराग लगता है।
कोमल बेटी, ये तो बहुत पुराना लगता है, जरा देखो इस पर क्या लिखा है। माँ जी, इस पर तो लिखा है कि जो नदी पहाड़ों पर बहती है, अगर चिराग को वहाँ धोएगा तो अंधेरी गार का रास्ता इसके लिए खजाने के दरवाजे खोल देगा। कोमल और उसकी सास ये देखकर दंग रह गईं, लेकिन वो ये नहीं जानती थीं कि झाड़ियों के पीछे दो लालची आंखें चमक रही हैं। बादल का बा और बिजली का भी, जो हमेशा दूसरों की खुशियों पर नजर रखते थे, वो ये सब सुन चुके थे। उनके दिमाग में तो सोने चांदी के महल बनने लगते हैं। बादल जी, अगर वो खजाना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे जंगल की सबसे सुंदर कवि बन जाऊंगी। मैं रेशम के पर लगवाऊंगी और हीरों का हार पहनूंगी। हाँ हाँ बिजली, चिंता ना करो, वो छोटी चिड़िया तो डरपोक है। हम ऐसे इसे डराएंगे कि वो चिराग खुद हमारे कदमों में लाकर रख देगी। बस आज रात जब सब सो जाएंगे तो हम अपना काम दिखाएंगे। चिड़िया की सास सावित्री बहुत सियानी थी। शाम को वो कौवे चिड़िया के घर की ओर नजरें जमाए बैठे थे। अरे, इन कौवों की आंखों की चमक आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे कुछ करना होगा। सावित्री वहाँ से तोते और तोती के घर जाती है। चीकू बेटे, बादल के इरादे ठीक नहीं है। वो चिराग तो सिर्फ एक पीतल का टुकड़ा है, लेकिन बादल उसे जादुई समझ बैठा है। वो चिराग के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। क्यों ना हम इसे ऐसा सबक सिखाएं कि वो जादू और खजाने का नाम सुनकर ही कांपे। जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गया। हम उन कौवों को अंधेरी गार में बुलाएंगे और वहाँ जो उनके साथ होगा वो जिंदगी भर याद रखेंगे। फिर सावित्री वहाँ से चली जाती है। फिर चीकू तोता कबूतर के पास जाता है और उसे पूरा प्लान समझाता है। तोते, तुम चिंता नहीं करो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा। रात हो जाती है। वो कौवे चोरी करने के लिए अपने घर से निकलते हैं। कोमल चिड़िया और उसकी सास अपने घोंसले में गहरी नींद सोई हुई थी। बादल कौवा दबे पांव अंदर आता है और वो चिराग लेकर वहाँ से उड़ जाता है। बिजली, ये देखो, मैं चिराग ले आया। अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। चलो अब चलते हैं पहाड़ों पर। फिर बिजली कवि और बादल कौवा वो चिराग लेकर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। बादल जी, यही नदी है जहाँ से हमें चिराग को धोना है। चिड़िया ने कहा था चिराग धोते ही गार का मुंह खुल जाएगा। हाँ हाँ बिजली, मैं अभी धोता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा जैसे ही चिराग को पानी से धोता है तो वहीं पेड़ के पीछे तोता छुपा एक पटाखा फोड़ता है, ताकि कौवों को लगे कि जादू शुरू हो गया है। बिजली, लगता है जादू काम कर रहा है। चलो अब अंधेरी गार की ओर चलते हैं, खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। फिर वो दोनों पति पत्नी गार के अंदर चले जाते हैं, जहाँ बहुत अंधेरा था और अजीब सी बू भी आ रही थी। जैसे वो दोनों गार के अंदर जाते हैं तो गार का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद हो जाता है और बहुत ही भयानक आवाजें आने लगती हैं। बादल, मुझे डर लग रहा है, ये कैसी आवाजें हैं? तभी एक गुफा के अंदर से आवाज आती है। कौन कौन आया है मेरी गुफा में, जिसने मेरी सदियों पुरानी नींद खराब कर दी है? जिन, हम तो बस यहाँ चिराग वापस करने आए थे। क्या क्या बोला तुमने? तुम कौवों ने मेरे चिराग को छूने की हिम्मत की? मैं इस गुफा का जिन हूँ। अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। जो भी यहाँ लालच करके आएगा, मैं इसे खा जाऊंगा। हो। बिजली तो डर के मारे बेहोश हो जाती है और बादल कौवा डर से कांपने लगता है। तभी तोता ऊपर से मिर्चों का पाउडर गिराना शुरू कर देता है। हाय, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। भूत जी, मुझे माफ कर दें। ये चिराग हमने नहीं चुराया, हम तो इसे वापस करने आए थे। अच्छा, अगर तू बचना चाहता है तो अपनी पत्नी को उठा और उल्टे पांव भाग जा और सुबह होते ही अपना घर चिड़िया के नाम कर दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी चोंच बहुत लंबी हो जाएगी। हो। डर के मारे बादल कौवा अपनी पत्नी को उठाता है और वहाँ से भागता है। अगली सुबह बादल कौवा और बिजली कवि पागलों जैसी हालत में सभी पक्षियों के सामने आते हैं।
माँ जी, ये ले अपना चिराग। हमें कोई खजाना नहीं चाहिए, हमें तो बस अपनी जान प्यारी है। आज से हमारा घर भी आपका हुआ। हम दोनों ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। सावित्री हंसते हुए कहती है। बादल बेटे, खजाना तो मेहनत में होता है, जादुई चिरागों में नहीं। ये चिराग तो एक पुराना बर्तन है जिसे मैंने कोमल को सफाई सिखाने के लिए मिट्टी में डाला था। तभी चीकू तोता और कबूतर भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। माँ जी, लगता है गप्पों को अब समझ में आ गया होगा कि वो बुरी तरह से बेवकूफ बन चुके हैं। ये सब सुनकर बादल और बिजली बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो चिड़िया की सास और सभी पक्षियों से माफी मांगते हैं। माँ जी, हमें माफ कर दो। हम आज के बाद कभी भी लालच नहीं करेंगे। ठीक है गप्पू, अगर तुम वादा करते हो तो आज से तुम भी हमारे साथ इसी जंगल में रह सकते हो। सुनकर बिजली और बादल बहुत खुश हो जाते हैं। शाम को सावित्री अपने घर में दावत करती है और सभी पक्षियों को वहाँ बुलाती है। सभी पक्षी एक साथ मिलकर वहाँ भोजन खाते हैं। प्यारे दोस्तों, मुफ्त के खजाने सिर्फ ख्वाबों में ही मिलते हैं और लालच का अंजाम हमेशा अंधेरी गाड़ जैसा ही होता है। लालच पक्षियों को अंधा कर देता है और अक्लमंदी से बड़े बड़े दुश्मन को भी सबक सिखाया जा सकता है। जंगल में दोपहर का वक्त था। ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई थीं। ऐसे में चीकू तोता पहाड़ों के उस पार से अमरूद ला लाकर अपने घोंसले में जमा कर रहा था। अब तो मेरे घर में ढेर सारा भोजन जमा हो गया है। सर्दियों के दिन बहुत अच्छे से गुजर जाएंगे और फिर यूं ठंड में बाहर जा जाकर मुझे भोजन नहीं ढूंढना पड़ेगा। अब जाकर नदी से नहा लेता हूँ ताकि मेरी सारी थकन दूर हो जाए। ऐसा कहते हुए चीकू तोता अपने घर से उड़कर नदी की तरफ चला जाता है। पड़ोस वाले पेड़ पर कौवे रहते थे। बिजली कौवी सुबह से अपने घर के बाहर बैठी तोते पर नजर रख रही थी। अरे वाह, इस मोटी चूंच वाले ने तो कमाल कर दिया। कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लाकर अपने घर में जमा कर रहा है। इससे पहले कि ये आए, मैं इसका सारा भोजन चुरा लेती हूँ। बिजली कौवी ऐसा सोचते हुए चीकू तोते के घर जाती है। चीकू तोता पानी में एक दो डुबकी लगाता है और वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे वाह वाह, देखो तो कितना भोजन है। ये अमरूद तो बहुत मीठा लग रहा है, मैं खा लेती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी वो अमरूद खाने लगती है। तभी चीकू तोता घर वापस आता है। अरे, मेरे घर का दरवाजा क्यों खोला हुआ है? लगता है घर के अंदर कोई है। चीकू जल्दी से अपने घर में जाता है और देखता है। बेशरम कौवी, तुम क्या कर रही हो? मेरी मेहनत की कमाई पर डाका डाल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे ओ मोटी चोंच वाले, जुबान संभाल कर बात कर। मैं तो तेरे घोंसले की रखवाली कर रही थी कि कहीं कोई सांप ना आ जाए यहाँ, और तू मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। काली कौवी, झूठ मत बोलो। तुम्हारी चोंच पर अभी भी मेरा अमरूद लगा हुआ है। अभी मेरे घर से निकलो। ऐसा कहते हुए चीकू तोता बिजली कौवी को धक्का देता है। बिजली नीचे जाकर गिरती है। हाय हाय, तुमने मुझे धक्का दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी अपने 2-3 पर तोड़ती है और शोर मचाने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई, बचाओ। बादल जी, कबूतर भैया, बुलबुल, सभी आओ। देखो, इस जालिम तोते ने मेरे पर तोड़ दिए। हाय, मैं मर गई। बिजली कौवी का शोर सुनकर बादल कौवा, कबूतर और बुलबुल भागे हुए वहां आते हैं। बादल कौवा अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। अरे ओ तोते, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी पत्नी के पंख तोड़े। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तोते यार, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा पक्षी समझता था, लेकिन तुमने ये कैसी हरकत की? इसके बदले तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ऐसा कहते हुए कबूतर और बादल कौवा तोते को मारने लगते हैं। तभी कोमल चिड़िया वहां आती है। अरे छोड़िए, छोड़ दीजिए तोते को। तुम सब ऐसे क्यों लड़ रहे हो? कोमल बहन, ये दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे। ये कौवी झूठ बोल रही है। मैंने इसका कोई पंख नहीं तोड़ा। ये ही मेरा भोजन चुरा रही थी। चुप कर जा, अब तू इस जंगल में नहीं रहेगा। अपना बोरिया बिस्तरा उठा और यहाँ से दफा हो जा। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं रहना इस जंगल में।
नहीं नहीं तोते भैया, ये जंगल आपका भी है। चुप कर जाओ चिड़िया बहन, अगर तुमने तोते का साथ दिया तो तुम्हें भी जंगल से जाना होगा। देखा चिड़िया बहन, ये बादल तुम्हें भी यहाँ नहीं रहने देगा। मेरा दिल टूट गया है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसा कहते हुए चीकू तोता अपना कुछ सामान उठाता है और वो जंगल छोड़कर चला जाता है। उड़ते उड़ते वो एक सुनसान पहाड़ी पर पहुंचता है, जहाँ एक जालिम चील रहती थी। अरे अजनबी मुसाफिर, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ जो आता है वो मेरा भोजन बन जाता है? चील बहन, मैं तो पहले ही दुखों का सताया हुआ हूँ, अगर खाना है तो खा ले, लेकिन मरने से पहले मैं आपको कुछ भोजन बनाकर खिलाता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी जान बख्श देना। अच्छा, तुम्हें भोजन बनाना आता है? ऐसे भी मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ और अब काफी बूढ़ी हो गई हूँ। अगर तुम मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बल्कि अपने घर में रखूंगी। चीकू तोता अपनी मिठास और सेवा से चील का दिल जीत लेता है। चील भी वादा करती है कि वो कभी तोते को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि इसकी रक्षा करेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कौवों के जंगल में बर्फबारी शुरू हो गई थी। वहाँ खाने के लिए अब कुछ भी नहीं मिल रहा था। सभी पक्षी भूख से तड़पने लगे थे। कोमल चिड़िया अपनी बेटी के साथ सबको जमा करती है। दोस्तों, अब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा, वरना हम सब भूख से मर जाएंगे। लेकिन चिड़िया बहन, हम जाएंगे कहाँ? मैंने सोच लिया है बिजली बहन कि हम सब पहाड़ों वाले जंगल की ओर जाएंगे, क्योंकि उस जंगल का मौसम अभी अच्छा होगा। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वहाँ मैंने सुना है चील रहती है, वो तो हमें कच्चा खा जाएगी। बिजली, अगर इस जंगल में रह गए तो मर वैसे भी जाएंगे, हमें सभी पक्षियों के साथ जाना होगा। फिर वो सभी पक्षी अपनी जरूरत का सामान उठाते हैं और दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। जब वो सभी पक्षी कांपते हुए पहाड़ों पर पहुंचते हैं तो चील उन्हें घेर लेती है। आज तो बहुत सारा शिकार एक साथ चल कर आया है। वो सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। तभी चीकू तोता वहाँ आता है। ठहरिए चील बहन, ये मेरे पुराने पड़ोसी हैं। कबूतर, बादल, क्या हाल है तुम्हारा? बादल कौवा शर्मिंदगी से कहता है। चीकू यार, हमें माफ कर दो, हम भूख से मर रहे हैं। यहाँ बहुत फल है, हमें थोड़ी सी जगह दे दो। चील चाची, इस कवि ने मुझे बेइज्जत करके जंगल से निकाला था। तो ठीक है, तुम सब पक्षियों को यहाँ जगह मिल जाएगी, लेकिन कभी पहले तुम्हें सच बोलना होगा, नहीं तो यहाँ से वापस लौट कर जाना होगा। चिड़िया बहन, कबूतर भैया, बुलबुल, सब मुझे माफ कर दे। इस दिन तोता बेकसूर था, मैंने ही अपने पंख तोड़े थे ताकि झूठ बोलकर मैं इस तोते को मार खिला सकूं। ये बातें सुनकर कबूतर को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो तोते से माफी मांगता है। ठीक है कबूतर, अब मैं बिजली कवि को इस जंगल में इसी शर्त पर रखूंगा, ये सभी पक्षियों के लिए भोजन ढूंढ कर लाएगी और कभी झूठ नहीं बोलेगी। हाँ हाँ तोते भैया, मुझे सब मंजूर है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सुबह से ही जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कोमल चिड़िया अपने घोंसले में अपनी बेटी मीना और पति के साथ बैठी थी। मीना के बाबा, बाहर मौसम बहुत खराब है, आज आप दाना लेने मत जाइए। मीना देखो, कोमल भूखी है, मुझे दाना लेने जाना ही होगा। तुम चिंता नहीं करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है चंदू जी, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। फिर चंदू चिड़ा जंगल में दाना ढूंढने निकल जाता है। वो अभी थोड़ी दूर ही गया था कि तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। एक तेज हवा का झोंका चंदू चिड़े को दूर फेंक देता है। वो एक बड़े पेड़ से टकराता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। मीना बेटी, अभी तक तुम्हारे बाबा वापस नहीं आए, अब मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम घोंसले में ही रहना, मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे चंदू चिड़ा कहीं भी नहीं मिलता। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन चंदू चिड़ा वापस नहीं आता।
तभी चंदू की माँ सावित्री चिल्लाती हुई वहाँ आती है। आवाज सुनकर तोता भी वहाँ आ जाता है। देख लिया, खा गई मेरे बेटे को। तू मनहूस है। इतनी बार कहा था अपने बेटे से कि इस चिड़िया से शादी मत कर। ये मनहूस है, अब खा गई मेरे बेटे को। जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है उसके लिए दुख ही लाई है। सावित्री काकी, इतना कठोर मत बोलो। ये बेचारी तो पहले ही दुख में है। तोते, तू तो चुप ही कर, हमारे बीच में मत बोल। निकल जा, मेरे घर से निकल जा। अपनी इस बेटी को भी ले जा। माँ जी, जंगल का मौसम बहुत खराब है और बारिश भी होने वाली है। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी? कहीं भी जा, मगर मेरे बेटे के घर से निकल जा। ऐसा कहते हुए सावित्री कोमल चिड़िया और उसकी बेटी को घर से निकाल देती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें अपने पास रख लेता, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मेरा घर भी तिनकों का है। ऊपर से जंगल में बारिशें हो रही है, ऐसे में तुम्हारा वहाँ रहना ठीक नहीं है। हाँ तोते भैया, मैं जानती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अपनी बेटी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी बिजली का भी छाता लिए उड़ती हुई वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, तुम बेघर हो गई हो। मैंने सुना है सब। तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने घर में रख लूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? मुझे ये अपना हार दे दो। अगर तुम मुझे अपना ये हार दोगी तो मैं तुम्हें अपने घर में रख लूंगी। नहीं नहीं कभी बहन, ये हार मैं आपको नहीं दे सकती। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अच्छा, नहीं दोगी तो फिर यही बारिश में भीगती रहो। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया और उसकी बेटी वहीं पेड़ के नीचे बैठी रहती हैं। तभी बुलबुल वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हिम्मत मत हारो, मुझे तोते ने सब बताया है। घने पेड़ों के बीच में एक गुफा है। वो गुफा सुरक्षित है। तुम और तुम्हारी बेटी वहाँ रह सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल बहन। मैं मेहनत करूँगी और देखना, बहुत जल्दी मैं अपने लिए एक सुंदर घर भी बना लूँगी। बुलबुल का धन्यवाद करते हुए कोमल चिड़िया अपनी बेटी को उस गुफा में ले जाती है, जहाँ वो माँ बेटी रहने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कोमल चिड़िया अब जंगल से मीठे मीठे फल तोड़कर लाती है और उन्हें जंगल के बाजार में बेचती है। कोमल चिड़िया बहुत मुश्किल से गुजारा करती है, परंतु हिम्मत नहीं हारती। ऐसे ही मेहनत करते करते वो अपने लिए एक सुंदर घर बना लेती है, जहाँ वो अपनी बेटी मीना के साथ रहती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होती है और पूरे जंगल में पानी भर जाता है। सावित्री का घर डूब जाता है। वो एक झाड़ियों में फंस जाती है और मदद के लिए पुकारती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी बिजली कभी वहाँ से गुजरती है। बिजली, बिजली बेटी, मुझे यहाँ से बचा लो। ठीक है काकी, मैं तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? क्या मतलब बिजली, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं तो फिर यहीं झाड़ियों में फंसी रहो। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। पक्षी वहाँ से गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी उस बूढ़ी चिड़िया की मदद नहीं करता। तभी कोमल चिड़िया और उसकी बेटी मीना वहाँ से गुजरती हैं। मामा, वो देखो, वो दादू झाड़ियों में फंसी हुई हैं। हाँ मीना बेटी, चलो हमें आपकी दादू को बचाना होगा। परंतु मामा, दादू ने हमें घर से निकाला था, हम उन्हें क्यों बचाएं? मीना बेटी, ऐसी बातें मत करो, वो आपकी दादू हैं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ जाती है और वो बहुत मुश्किल से अपनी सास को उन झाड़ियों से बाहर निकालती है और फिर चिड़िया अपनी सास को लेकर अपने घर चली जाती है। जैसे ही कोमल चिड़िया घर पहुँचती है तो वहाँ चंदू चिड़ा कबूतर के साथ बैठा था। अरे चंदू जी, आप जिंदा हैं? हाँ चिड़िया बहन, चंदू ठीक है। ये मेरे पास ही था। उस दिन तेज हवा के कारण ये बेहोश हो गया था और तब से मैं ही इसका इलाज कर रहा था। आज होश आने पर मैं इसे आपके पास लाया हूँ। अपने बेटे को देखकर सावित्री रोने लगती है। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे।
मैं तुझे मनहूस समझती थी, आज तेरे कारण ही मेरी जान बची है और तेरी प्रार्थना के कारण ही मेरा बेटा लौट आया है। माँ जी, बुरा समय पक्षियों को सीख देने आता है, दुख देने नहीं। मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। लालच हमेशा पक्षियों को अकेला छोड़ देता है। ऐसे वो चिड़ियाओं का परिवार एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाजुर में ना लें। मुझे अभी आम खाने हैं, मुझे मीठे आम ला कर दे, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। कबूतर राजा का बेटा बबलू अपने पापा के सामने ऐसा कहते हुए रो रहा था। कबूतर जी, बबलू कब से जिद कर रहा है, आप इसे मीठे आम ला दीजिए ना। बबली, तुम तो जानती हो कि अभी आम का मौसम नहीं है। जब गर्मियाँ आएंगी तो मैं ढेरों आम ला दूंगा। नहीं पापा, मम्मा, मुझे अभी आम चाहिए, नहीं तो मैं कभी आप दोनों से बात नहीं करूँगा। बंटी जी, मैंने सुना है कि गरम जंगल में आम लगे हुए हैं, आप इसे वहाँ ले जाइए। नहीं बबली, मेरे पास समय नहीं है, मुझे एक ज़रूरी काम से दूसरे राज्य में जाना है। लेकिन हाँ, कोमल चिड़िया को बुलाता हूँ, वो बहुत समझदार है, वही शहजादे को वहाँ लेकर जा सकती है। सिपाहियों, जाओ और कोमल चिड़िया को बुला कर लाओ। राजा कबूतर के कहने पर सिपाही कोमल चिड़िया के पास जाता है। कोमल बहन, तुम्हें राजा कबूतर ने बुलवाया है, बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है उल्लू सिपाही, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पड़ोसी कौवे कोमल चिड़िया को सिपाही उल्लू के साथ जाता हुआ देखकर जल जाते हैं। बादल जी, जरा देखो इस कोमल को, जब देखो राजा के आसपास भटकती रहती है और राजा कबूतर इसे इनाम में ढेर सारे गहने भी देता है। बिजली, उल्लू खुद बुलाने आया है चिड़िया को, जरूर कोई काम होगा। चलो चिड़िया का पीछा करते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी कोमल चिड़िया के पीछे पीछे उड़ने लगते हैं। कोमल, बबलू जिद कर रहा है कि उसे आम खाने हैं। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए तुम बबलू को लेकर गरम जंगल में जाओ और इसे जी भरकर आम खिलाकर वापस ले आओ। जो हुक्म राजा जी, मैं बबलू को लेकर जाती हूँ और सुरक्षित आपके पास लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया छोटे शहजादे को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूर बैठे कौवे ये सारी बातें सुन रहे थे। वो चुपके से चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। आधे रास्ते में जाकर छोटा शहजादा थक जाता है। चिड़िया आंटी, मेरे पर थक गए हैं, अब मैं और नहीं उड़ सकता, अब मैं इस पेड़ पर ही आराम करूँगा। छोटे राजकुमार जी, हम बस पहुँचने वाले हैं, यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। मैं नहीं जानता, तुम जाओ, मेरे लिए आम तोड़ कर लाओ, मैं बस यही इंतजार करूँगा। छोटे शहजादे के ऐसा कहने पर कोमल चिड़िया वहाँ से आमों के बाग की ओर चली जाती है। बिजली और बादल एक पेड़ के पीछे छुपे ये सब देख रहे थे। बिजली, देखो यही सुनहरा मौका है। अगर हम शहजादे को गायब कर दें तो राजा गम से नाढाल हो जाएगा और फिर हम इस जंगल के राजा और रानी बन जाएंगे। हाँ बादल जी, और फिर सारा इल्जाम इस बेचारी कोमल चिड़िया पर डाल देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी छोटे शहजादे के पास जाते हैं। अरे नन्हे राजकुमार जी, चिड़िया तो आपको यहाँ अकेला छोड़कर खुद आम खाने चली गई, अब वो लौट कर नहीं आएगी। आप हमारे साथ चलिए, हमारे पास ढेर सारे आम हैं। आम का सुनकर नन्हा शहजादा उन कपों के साथ उड़ जाता है। वो कपे उसे एक कार में ले जाते हैं और वहाँ जाकर उसे रस्सियों से बांध देते हैं। अंकल और आंटी, आपने मुझे यहाँ बांध क्यों दिया है? अरे नन्हे शहजादे, तुम कितने भोले हो, आमों की लालच में हमारे साथ आ गए। वो चिड़िया तो तुम्हारे लिए आम लेने गई थी, अब देखना चिड़िया को मिलेगी सजा और हम बनेंगे जंगल के राजा और रानी। कोमल चिड़िया जब आम लेकर वापस आती है तो शहजादा गायब था। अरे ये बबलू कहाँ चला गया? मैं तो उसे यहीं छोड़कर गई थी। कोमल चिड़िया रोती हुई महल में पहुँचती है, लेकिन इससे पहले बादल और बिजली वहाँ पहुँचकर नाटक कर रहे होते हैं। महाराज, गजब हो गया,
इस जालिम कोमल चिड़िया ने आपके बेटे को नदी में गिरा दिया और खुद आम लेकर भाग गई। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों कोमल, कहाँ है मेरा बेटा? मैंने तो तुम पर भरोसा किया था। कबूतर राजा जी, ये काफी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो कहाँ है मेरा बेटा? मैं नहीं जानती, वो बरगद के पेड़ पर ही बैठा था। जब मैं आम लेकर लौटी तो वो वहाँ नहीं था। सिपाहियों, ले जाओ इसे, कालकोठरी में डाल दो। कबूतर राजा जी, मैं बेगुनाह हूँ, ये काफी झूठ बोल रहे हैं। कोमल चिड़िया को कालकोठरी में बंद कर देते हैं। जब मीना को अपनी माँ का पता चलता है तो वो तोते के पास जाती है। तोते अंकल, ये सब उन कपों का किया धरा है, हमें मम्मा को बचाना होगा। फिर तोता और मीना दोनों कपों पर नजर रखते हैं। वो कपों के पीछे पीछे उस गार में पहुंच जाते हैं जहां शहजादे को कैद किया था। वो बाहर बैठकर इंतजार करते हैं। जब कपे वहां से चले जाते हैं तो वो गार में जाकर नन्हे शहजादे की रस्सियां खोल देते हैं। छोटे शहजादे, आप डरे मत, हम आपको बचाने आए हैं। अब जल्दी से महल चले और मेरी मम्मा को आजाद करवाएं। महल में राजा और रानी बहुत उदास बैठे थे। अचानक नन्हा शहजादा अंदर आता है। पिताजी, कोमल आंटी निर्दोष हैं। इन मक्कार कपों ने मुझे पकड़ लिया था और रस्सियों से बांध दिया था। ये तुम क्या कह रही हो बेटे? उन कपों ने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ विश्वासघात किया। सिपाहियों, जाओ और उन कपों को गिरफ्तार करो और कोमल चिड़िया को इज्जत के साथ रिहा करो। फिर सिपाही जाते हैं और कपों को कालकोठरी में बंद कर देते हैं और कोमल चिड़िया को आजाद कर देते हैं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। राजा और रानी चिड़िया से माफी मांगते हैं और कोमल चिड़िया को इनाम में सोने के सिक्के देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिद का अंजाम हमेशा बुरा होता है और सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।